तो बाजार में आज भारी गिरावट है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है बढ़ के अब 300 अंकों की 24,850 के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। वजह एक नहीं, वजह कई सारे दिख रहे हैं जो संभावित वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि आज अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आने वाले हैं। दो आंकड़े कमजोर आ चुके हैं। अगर आज का आंकड़ा भी कमजोर अगर आया तो फिर चिंताएं कहीं न कहीं बढ़ेगी कि क्या 18 सितंबर की जो पॉलिसी होगी उसमें यूएस फेड अपनी ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं। ये टेंशन बाजार को खाई जा रही है और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में भी 800 अंकों की गिरावट है। 51,000 का सपोर्ट तो टूटा ही टूटा। 50,700 के नीचे जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और निफ्टी के 50 में से इस वक्त सिर्फ 5 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ और जो बड़ी टेंशन है वो ये है कि एफपीआई के डिस्क्लोजर नियम का पालन करने का आज है आखिरी दिन। ये एक बाजार के लिए टेंशन है क्योंकि सेबी ने अगस्त 2023 में अपना सर्कुलर जारी किया था और हर एक निवेशक की जानकारी देने को सेबी ने किया था मैंडेटरी। डिस्क्लोजर नहीं देने पर 5% के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि आज अगर पोजीशन नहीं काटते हैं और डिस्क्लोजर अगर नहीं दिया है तो 5% का जुर्माना देना होगा और ये नियम लागू होगा 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एयूएम होने पर। एक टेंशन ये है, रॉयटर के हवाले से खबर ये आई है कि एफएनओ के नियम को ज्यादा सख्त करने की तैयारी में सेबी जुटा है। ये रिपोर्ट्स आ रही है और एफएनओ के मार्जिन बढ़ाने के प्रस्ताव की सेबी समीक्षा कर सकता है। एक टेंशन ये है। तो कहीं ना कहीं शिखर से जो हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार 3 दिन से गिरावट आ रही है। एक आज फ्राइडे वाला फ्लेवर भी है, आगे थोड़ा सा गणपति के फेस्टिवल है उसका माहौल भी रहेगा। तो ये सारी चीजें क्लब होके छुट्टी से पहले लोग अपनी पोजीशन नहीं ले जाना चाहते हैं और आज कॉशियस अप्रोच है। 14 दिनों की लगातार तेजी पर ब्रेक लग रहा है और नए शिखर से बाजार में कमजोरी हो रही है। ये सारे के सारे रीजंस आज बाजार में दिख रहे हैं। लेकिन क्या बाजार यहां से और गिरेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या जो 25,000 का अहम सपोर्ट आज छूटा है वो मूड को ज्यादा खराब करेगा बाजारों का, या फिर आपको लोअर लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप दुनिया भर के बाजारों से अगर आप तुलना करेंगे, जापान के बाजार से या फिर हांगकांग के बाजार, अमेरिका के बाजार, इन सभी बाजारों में इस हफ्ते भारतीय बाजारों की जो गिरावट है वो सबसे कम है। 1.5 से 2% के आसपास हम ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। इसको कैसे देखें ये हम पूरा का पूरा समझेंगे, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आपके लिए एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग कॉल भी लेने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले डिम्पी से समझ लेते हैं कि बाजार में लेवल्स का टूटना कितना ज्यादा मूड खराब कर रहा है और वायदा के जो आंकड़े हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं। डिम्पी बताइए। रीजंस बता रहे हैं, सारे के सारे मार्केट्स के रीजंस हैं ही हैं अपने आप में, वो तो सब चल ही रहे हैं। और जो सेबी वाला मामला है कि सेबी एफ&ओ को टाइट करना चाहता है या फिर एफ&ओ को लेके बात रखना चाहता है, ये बात जग जाहिर है। और ये आपको एक और खेप से हम बता देते हैं कि सेबी ने रिसेंटली कुछ नियम ऐसे लेके आया था जिसमें हमने देखा कि मार्जिन्स वगैरह को भी अच्छे से चेक किया गया। अभी हमने 3 दिन पहले ही वो 3 सूत्र पढ़े थे जिस सूत्र के हिसाब से जो सर्किट में जाने वाले शेयर्स हैं वो हट जाएंगे, यानी कि वो बढ़ जाएंगे। तो छटाई हो जाएगी लो प्रोफाइलिंग यानी कि लो वॉल्यूम वाले शेयर्स की। इसके अलावा जो भी आप और रीजंस गिनवा रहे हैं, इसमें ग्लोबल मार्केट्स भी एक रीज़न हो सकता है वो है। बट मैं ग्लोबल मार्केट से कुछ ज़्यादा सिंक इन होके नहीं कर रहा। आज जो मेरे लिए प्रॉब्लम आई है ना, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में डाटा में ज़्यादा आपको दिखेगी, लेकिन वो दिखेगी आज शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे के बाद, जब भाव कॉपी की कैलकुलेशन आएगी और उसमें ये पता लगेगा कि टिपिकली एफआईज ने कितना माल बेचा और ख़रीदा है। आज जिस समय पहली बार जब झटका लगा था 100 पॉइंट का, तब भी हमने आपको ये बात सिर्फ स्क्रीन रीड करके नोटिस करवाया था कि देखिए ये काम रिटेलर्स का नहीं है। 10 मिनट में जिस तरह से बाज़ार को तोड़ा गया, जिस तरह से सारी चीज़ें आप चेंज होते हुए देख रहे थे, ये रिटेलर्स का काम नहीं था। हमने उस समय आपको एक इंडिया विक्स भी नोटिस कराया था। आप देख सकते हो इंडिया विक्स अभी 7% ऊपर है। हम लगातार जब 13 का विक्स था उस समय से नोटिस करवा रहे हैं कि जिस दिन 15 का विक्स पहुंचेगा या इसको पार करेगा, रियल फियर मार्केट के अंदर आएगा। तब आपको मार्केट के लेवल तो अच्छे लगेंगे, लेकिन तब मार्केट के अंदर फियर प्रिवेल कर रहा होगा, आपसे ख़रीदा नहीं जाएगा। आज खरीद लीजिए, 300 पॉइंट सस्ता है मार्केट। कल 30 पॉइंट के डिप को हम डिप मानते थे और उसको बॉट करते थे। आज 300 पॉइंट का डिप है, लेकिन आज बॉट एब्सेंट है।
ये कैसे पता लग रहा है कि बॉट एब्सेंट है? एक बार ज़रा फ्यूचर की प्लेट दिखाएं तो आपको एब्सेंट बॉट भी पता लगेगा कि आज खरीदारी क्यों एब्सेंट है। एक बार ज़रा दिखाना जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इंडिया विक्स के साथ साथ में वह एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी, वो भी आप देखिए। और एक ऑप्शन की चेन में अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा कि मैं ऑप्शंस की चेन आपको दिखाऊं। ये देखो आप, करीब 2.5 से 2.25% का बिल्डअप के साथ ही हुआ है आज। और आप देखो सिर्फ 21 शेयर एफ&ओ में ऐसे हैं, जबकि आज सुबह रेशो बहुत अच्छी थी जब हमने ओपन किया था। आपको याद ही होगा आज सुबह निफ्टी एक बार हरे निशान में भी आया 22 पॉइंट 25 पॉइंट तक। 156 शेयरों का नुकसान है। एक और चीज़ नोटिस मैं आपको कराता हूँ, कल तक ज़्यादातर मूविंग एवरेजेस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है मार्केट के अंदर। बहुत लोग इसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कल तक मूविंग एवरेज था बैंक निफ्टी का, सिर्फ वो 50 दिन का टूटा हुआ था क्योंकि 51,500 को हम पार नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक और बताता हूँ, हम 20 दिन की मूविंग एवरेज पे आ गए हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, जो कि 50,800 की बनती है। हमने 10 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, 5 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। एक किस्म से अगर आप देखेंगे, 5 दिन का नुकसान, 10 दिन की एवरेज का नुकसान, 50 दिन की एवरेज का नुकसान और 20 दिन की एवरेज पे रुक गए हैं। तो पहली 4 एवरेजेस में से आज ये एवरेजेस भी चली गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि 20 दिन की एवरेज भी फाइनली इस बड़े फॉल के साथ वो भी टूट गई। तो 5 दिन से लेके 50 दिन की सारी एवरेजेस टूट गई हैं, सारी एवरेजेस एक ही दिन में। तो ये एक सीवियर फॉल जैसा इसको माना जाए। दूसरा पॉइंट, अगर आप निफ्टी पे भी यही एवरेजेस कैलकुलेट करें, मैं निफ्टी का भी डाटा आपको बताता हूँ, आज सुबह तक एक भी एवरेज बिलो द नहीं थे, यानी कि उसके नीचे नहीं थे। मैं आपको बता देता हूँ, 25,100 यानी कि 10 दिन की एवरेज गई, 5 दिन की एवरेज गई, ऑलमोस्ट 20 दिन की एवरेज पे मार्केट रुक गए हैं और उसके बाद 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट है। कहने का मेरे मतलब है कि सीवियर डैमेज हुआ है आज मार्केट को, और अब पहले 1 घंटे के अंदर जो हुआ, बाजार उसको संभाल ही नहीं पा रहा। और अगर अभिषेक जी, अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि पुल बैक आएगा, तो मेरा जवाब है ना। पुल बैक अगर आएगा भी वो एक कमज़ोर पुल बैक होगा, क्योंकि अब अगर आप एक दिन में इस तरह का डैमेज करोगे तो पुल बैक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कवरिंग एक दिन में इस तरह की करके दिखाएगा। उसके लिए आपको न्यूज़ की वेट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हो सकता है काफ़ी दिनों वेट करना पड़े, सेक्टोरल चर्निंग की वेट करने पड़े, एफआईज के नंबर के आने की वेट करनी पड़े। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, मैं बेट तो नहीं करूँगा, बट अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि आज जब शाम को एफआईज का नंबर आएगा, मैं आज आपको आज ही शो में बता के जा रहा हूँ, 68% आज सुबह तक लॉन्ग था उनका। मेरे हिसाब से उनकी लॉन्ग पोजीशन सीधा 61-62% पे होगी जब सोमवार को मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। ये बात याद रखिएगा, ये बिना इंस्टीट्यूशनल के सेलिंग का काम नहीं है, और उनकी सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे रिटेल, एक और चलो मैं एक और बात भी बताता हूँ कैसे रिटेल फंसता है। लास्ट फ्राइडे आपने 25,000 अचीव किया था, आज फ्राइडे वाले दिन आप 25,000 वापस तोड़ रहे हो। इस पूरे हफ्ते आपसे क्या काम हुआ? पूरे हफ्ते यही काम हुआ कि नहीं, धैर्य रखिए, बाज़ार ऊपर आ जाएगा, आ रहा है, चल रहा है। एक्चुअली में मार्केट ने गेन कुछ नहीं किया था, लेकिन गेन होता हुआ प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, और उसके बीच में जहाँ जहाँ भी पोजीशन फंसी वो एक दिन में कचर दी गई, साफ़ कर दी गई। 2 दिन पहले हमने ही आपको नोटिस कराया था कि प्रीमियम मीटिंग कैसे की जाती है। आपको स्क्रीन पे बकायदा 51,500 की कॉल और 51,500 के पुट के ज़रिए ये बात भी नोटिस करवाई थी। खैर, ये डाटा का काम तो चलता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा तो हो सकता है आधा घंटा और खींच जाऊँ ये सब डाटा के एनालिसिस करते क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। शायद हम इसको नहीं नोटिस करते होंगे, अगर हम रेगुलर नोटिस करें तो बहुत हद तक चीज़ों को आइडेंटिफाई, नोटिसेबल किया जा सकता है। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमोल अठावले हैं, तेजस शाह हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों ने हमारे लिए फिर से समय निकाला। शुक्रवार का दिन है आज, हफ्ते का आखिरी दिन, और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए शुक्रवार मंगलमय इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कल गणपति सबके घरों में आ रहे हैं। मंडलों में भी बड़े बड़े गणपतियों को विराजित किया जाएगा। 10 दिन तक गणपति रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आज के फॉल के बाद जब गणपति विराजित होंगे ये फॉल एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि रिकवरी मार्केट के अंदर आएगी। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश चतुर्थी की आपको अग्रिम बधाई हमारी तरफ से। अमोल सर, आपको भी,
और तेजस सर आपको भी हमारी तरफ से बहुत बधाइयाँ। राजेश सर आपसे ही मैं शुरू करता हूँ। आप भी बहुत सारा डाटा रीड करते हैं मार्केट का और उसको डॉट्स को कनेक्ट भी करते हैं। आपकी रीडिंग क्या है और हम इससे निकल पाएंगे जल्दी या आप समय लगेगा, क्योंकि आज का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है और ये सीवियर डैमेज भी है। आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और गणेश चतुर्थी की अग्रिम बधाई ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूवर्स को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम को और सभी मित्रगण पैनलिस्ट को। देखिए, गणेश जी एक विघ्नहर्ता देवता के रूप में जाने जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो विघ्न आया है इस तेजी में, तो कहीं ना कहीं विघ्नहर्ता इस जो विघ्न आया है इसको कहीं ना कहीं हरेंगे और वापस से हम मार्केट में पुलबैक देखेंगे। जरूर एक डैमेज हुआ है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी पहला रीजन रहा जिसके चलते मार्केट ने एक करेक्शन स्टार्ट किया। अब थोड़ा सा रेगुलेटर रिस्क, जो कि चेंजेस की बात आप जो अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके चलते भी थोड़ा सा सप्लाई इंस्टीट्यूशन साइड से आते हुए दिखा है। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से यस, एक डेंट जरूर लगा है स्ट्रक्चर में, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटअप अभी भी इंटेक्ट है। मार्केट जरूर 25,000 के नीचे फिसला है, तो बहुत बड़ा कोई इसको हम करेक्शन या बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा डैमेज को नहीं बोलेंगे। इसको एक करेक्शन है, लेकिन ये हेल्दी करेक्शन जैसा ट्रीट किया जाएगा। मिड कैप स्टॉक्स अभी भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कैश सेगमेंट में उतना डेंट नहीं देखने को मिला है। जो मेजर सप्लाई देखने को मिली है वो पूरा एफ एंड ओ यूनिवर्स में ही देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो एफ एंड ओ के नियमों में जो बदलाव है, उसको टाइटनिंग को लेके जो बहुत सारी चीजें पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है, उसके चलते भी एक पोजीशन रीएडजस्टमेंट और एफआई इंस्टीट्यूशंस का भी एक दबाव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। लेवल्स की बात करें तो 24,800 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल है। पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ऑलमोस्ट अब हम एक क्रिटिकल पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि 24,800 है। और इतने नजदीक हम ट्रेड कर रहे हैं कि हो सकता है वो टूट भी जाए। अगर वो टूटता है तो ये सेलिंग प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होगा और हो सकता है कि फिर नेक्स्ट जो बड़ा लेवल खुलता है वो 24,600 का खुलेगा। हमें लगता है वहां तक भी फिर फिसल सकते हैं। बट देखते हुए लग रहा है हमें कि अब वीकेंड है, ऑलमोस्ट मार्केट इतना गिर चुका है, ग्लोबल क्यूज को भी हम काफी कुछ हद तक फॉलो कर रहे हैं, तो शायद हमें लगता है कि अब यहाँ पे शॉर्ट करना तो अब डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एक बुल मार्केट में करेक्शन है और आप ओवरनाइट पोजीशन शॉर्ट की ले जाएंगे, वो भी एक रिस्की बेट हो सकता है। लेकिन जिनके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वेट कर रहे थे, जो कैश लेके बैठे हैं अपने पोर्टफोलियो में डिप्लॉय करने के लिए, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं तो वो स्टैगर्ड बाय कर सकते हैं, लेकिन वन गो में बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि स्टैगर्ड बाय करें हमें देखना होगा अगला हफ्ता किस तरीके से प्ले आउट होता है। तो अब 24,800 24,600 ये सपोर्ट है। ऊपर में जब तक हम 25,100 के ऊपर नहीं निकलेंगे, मार्केट छोटे मोटे उछाल में वापस से सप्लाई प्रेशर को झेलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में डैमेज बढ़ा हुआ है, उसने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में आज कट लगा है, 50,800 के नीचे फिसला है, हमें लगता है यहाँ सप्लाई प्रेशर ज्यादा बनते हुए दिख सकता है। अगर हम 50,800 के नीचे रहते हैं तो हमें लगता है कि ये फर्दर 50,300 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा ही वीक हो चला है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक बड़ा करेक्शन बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बैंकिंग फाइनेंशियल से अभी कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब हमने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को भी अब तोड़ दिया है। तो इसके नीचे रहता है अगर ये 50,800 के नीचे, तो ये 50,200 की तरफ भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपके लिए हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आज थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस हो रही है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। देखिए, ज़रूरी भी है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में तो यही चल रहा होगा कि नीचे बाजार की दिशा क्या होगी, यहाँ से क्या करें। तो शेयर लेने से ज़्यादा अगर आपके पास पोजीशन है तो आपकी फ़िक्र उस चीज़ को लेकर है, तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितने चिंतित होने की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो कवायद है उसी को लेकर ही है। और जैसा कि राजेश जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली बात अभी नहीं है, और ये बात जाहिर सी बात है कि 25,333 का हाई है, और वहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कितना है, 24,832 पे, 835 पे, रफली 2% के आसपास की ही गिरावट शिखर से आई है। तो रिकॉर्ड ऊंचाई से प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है ये। और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट का हैंगओवर तो बाजार के लिए है ही, इसको थोड़ा आगे और विस्तार में समझेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड्स के मौके इस कमजोरी के बाजार में भी कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत तेजस जी आपसे करेंगे। पहले तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां आपको।
बताइए स्टॉक्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप? गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के सत्र में हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है और थोड़ा सा ये करेक्शन थोड़ा अभी तक तो नॉर्मल और हेल्दी लग रहा है। 24,800 का निफ्टी में सपोर्ट है, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया है। बट जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें से मेरा सबसे पहला पिक है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर काफी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज के सत्र में भी अगर देखेंगे तो आईटी स्टॉक में से जो दिग्गज शेयर है टीसीएस, वो इतने बड़े फॉल में भी गिरा नहीं है, तो काफी रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। तो मेरा पहला पिक टीसीएस लिमिटेड है। टीसीएस लिमिटेड में आपको बाइंग करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा कम ये भाव पे या तो डिप में। इसमें आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 4,250 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 4,650 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4,850 का। ठीक है, टीसीएस। कोई और शेयर तेजस जी? इसके अलावा जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर से है, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने कंटिन्यूसली अच्छा खासा रनअप देखा है और रिसेंटली अगर देखेंगे तो एक अच्छे खासे रनअप के बाद स्टॉक में पिछले 3-4 दिनों से हम थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली देख रही है। बट चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड हो रहा है और अभी भी आज के सत्र में भी वो अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है उसमें हम बजाज ऑटो में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इसमें आपको 10,450 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। इसका पहला लक्ष्य रहेगा वो रिसेंट हाई रहेगा जो करीबन 11,200 के करीबन है, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 11,500 का। 11,200 11,500 के लक्ष्य हैं बजाज ऑटो के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन आप जरा जो टीसीएस वाली जो रणनीति बताई है आपको तेजस ने, ध्यान ये भी रखिएगा कि आज अमेरिका में बहुत ही एक अहम आंकड़ा आने वाला है नॉन फार्म पेरोल का। ये सरकारी आंकड़ा होता है और इस आंकड़े को बहुत करीब से देखेगा यूएस फेड। अगर ये आंकड़ा अनुमान से कमजोर आया तो वहां पर हम फिर से हो सकता है कि देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स में कमजोरी बढ़ेगी, क्योंकि ब्याज दरों में कमी को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, महंगाई को लेकर वो फिर से चिंता हावी होती दिखेगी। तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि डाउ फ्यूचर्स 152 अंक नीचे है और नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो 236 अंक नीचे नेस्डेक फ्यूचर कारोबार कर रहा है। 1.25% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं, इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अमोल आपके पास आएंगे। नमस्कार, बताइए आपका शेयर कौन सा है? से एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है 1970 बाइंग साइड पे। पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 2075 2085 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1925 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। आज के मार्केट फॉल में इतना स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है और मैं थोड़ा सा ब्रॉडर टेक्सचर देख रहा था। आज जरूर 1% करेक्ट हुआ है, बट वीकली चार्ट फॉर्मेशन अभी भी पॉजिटिव साइड पे। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक कंपेटिवली ट्रेड हो रहा है, तो कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। तो मैं एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुथूट फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। दूसरा मैंने जुबिलिएंट फूड पिक किया है, वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। 649 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे आया है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 680 और 685 के, और स्टॉप लॉस है उसका 634 का। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास काफी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो आई थिंक इसमें भी एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आ सकता है। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर काफी वीक है, दोनों स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अमूल की तरफ से जुबिलेंट फूड है। अच्छा, हमने आज एक खास सेगमेंट की शुरुआत की है और इसके तहत जो शेयर बताए जा रहे हैं ना, गणपति के गुड लक शेयर आपको बताए तेजस ने। बजाज ऑटो का शेयर टाइम होराइजन 8 से 10 दिन के लिए 11,150 11,500 के टारगेट के लिए। और जो अमूल का जो शेयर है वो है मुथूट फाइनेंस का। ये आप ध्यान रखिए, ये उस सेगमेंट के तहत आपको हम शेयर बता रहे हैं, गणपति के गुड लक शेयर। उम्मीद करके चलेंगे कि नहीं इसमें गुड लक हो आपके लिए। और दो शेयर हो गए हैं। राजेश जी आपके पास आएंगे, आप बताइए सर, आपकी नज़र बाजार में कहाँ पर है? क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं आप? तो अभिषेक जी, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से, और उसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसका एनएससी टिकर है लक्ष्मी केमिकल, एलएक्स कैम। ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बना के स्टॉक में एक नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आते हुए दिखा, और वीकली चार्ट पे जो फॉर्मेशन बन रहा है हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है स्टॉक।
और हमें लगता है ये स्टॉक के मोमेंटम पोजिशनली तो 360 370 की तरफ जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 325 के टारगेट के लिए हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस होगा 300 रुपए का। अब जो गणपति स्पेशल स्टॉक जो मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को तो 1 मिनट के लिए रोक लेता हूँ सर। मेरे को आप एक छोटा सा पॉइंट आप मेरे को बताएंगे, इसकी जगह मैं कोई आपसे रिप्लेसमेंट मांगूँ तो आप मेरे को इसके रिप्लेसमेंट दे सकते हो सर? मेरे को क्या F&O का शेयर दो सर। मैं उसकी वजह बताता हूँ सर। F&O में ना मेरे पास थोड़ा समय है अभी भी देने के लिए, मैं रोल भी कर पाऊंगा। कैश पे मेरे मार्जिन लगेंगे, दिक्कत आएगी मेरे को, तो मेरे को इसकी जगह कोई F&O का शेयर दो आप। तो F&O का शेयर अगर मुझे चाहिए और मुझे केमिकल स्पेस से ही लेना है तो मुझे यूपीएल यहाँ पे पसंद आ रहा है। इसमें भी एक बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा, और यूपीएल का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे काफी पसंद है। और पोजिशनली हम यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 650 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 635 के टारगेट के लिए यूपीएल लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 596 के आसपास। तो यूपीएल का शेयर एक बार देखा जा सकता है यहाँ पे, और हालांकि ये शेयर देखिए 600 का साथ नहीं छोड़ रहा, अभी थोड़ा नीचे आया। एसआरएफ भी कुछ ऐसी था, ये 2600 के आसपास गया, थोड़ा नीचे आया। टाटा केमिकल्स भी कुछ ऐसी है, 1100 के आसपास पहुंचा, वापस थोड़ा नीचे आया। लेकिन इन तीनों शेयरों के साथ एक चीज़ कॉमन है, इन तीनों शेयरों के अंदर एक सिक्लिकल व्यू कॉमन है, और इन तीनों शेयरों के साथ एक चीज़ कॉमन है, ज़्यादा चले हुए शेयर्स नहीं है। आप दिखा सकते हो यूपीएल का शेयर 1 साल का चार्ट, आप दिखाओ टाटा केमिकल्स का 1 साल का चार्ट, और टिपिकली एसआरएफ भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, बड़े सेलेक्टिव होकर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा इससे क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पकड़नी है। ये देखो यूपीएल का चार्ट, ये साल भर का चार्ट है जिसने 1 रुपया दिया। ये टाटा केमिकल्स का साल भर का चार्ट है जिसने 29 रुपये लिए हैं, और ये एसआरएफ का चार्ट है साल भर का जिसने सिर्फ 75 रुपये दिए हैं। ये तीनों ही केमिकल्स वाले शेयर्स हैं, तीनों चले हुए ने, तीनों का साइक्लिकल एक व्यू आना बाकी है। आप इन सभी चीज़ों को ज़रा नोटिस करके रखेगा। इसलिए मेरे को वो शेयर गिरा के केमिकल्स का एक फ्यूचर वाला शेयर दिलवाना पड़ा। आप रखो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 20-30% मार्जिन पे आपको मिल जाएगा, 40% मार्जिन पे शेयर मिल जाएगा, और फिर आप रख लो। आप रोल ओवर भी कर सकते हो इसके अंदर। राजेश सर, इसलिए मैंने ये फ्यूचर वाले शेयर्स में ना आपसे थोड़ा फ्यूचर वाला शेयर ज़रा पता करने की एक जहमत उठाई है। एक काम और करता हूँ, ज़रा मैं अमोल अठावले से भी ज़रा कुछ पता कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर उनकी लिस्ट में हैं, और एक शेयर मेरी तरफ से भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सर एक बार ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को काउंट कीजिए। अमोल सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये 3000 रुपये के नीचे जाते ही बोनस की खबर भी आई और टूटा। आज 53 रुपये तोड़ के इसने 29.50 भी तोड़ दिया। अभी और कितना डैमेज कर सकता है? आई थिंक ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 3000 के लेवल तक रेजिस्टेंस ले रहा था, और ओवरऑल मार्केट वीक था, और 2 दिन में स्टॉक ने, आपने सही पकड़ा कि ये काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आज उसने कंफर्टेबली ब्रेक किया और उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसका जो प्रीवियस बॉटम है जो 29 के आसपास है, 29 और 2880, वहां तक स्टॉक जाने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख रहा है। अगर पुल बैक भी आता है तो भी स्टॉक के लिए 3000 का लेवल क्रॉस कर पाना इमीडिएट टेक्सचर पे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेते हैं ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। मार्केट में किसी तरह का कोई रिस्पाइट नहीं। आपको देखो बैंक निफ्टी बताऊं 950 पॉइंट नीचे जा चुका है। एक दिन के अंदर जो नुकसान है इतना सीवियर है कि जहां पर हम 51,500 की बात बोल रहे थे, आज 50,500 पे खड़े हैं। ये पूरे बैंड को एक ही दिन में धो डाला बैंक निफ्टी ने, और दिन के निचले स्तरों पर आके इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी दिखाओ, मैं बैंक निफ्टी की बात बोल रहा हूँ। लतीफ़ हमारे प्रोड्यूसर अभी आपको बैंक निफ्टी दिखाएंगे। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा हुआ है, और उस 1000 पॉइंट के अंदर आप देखोगे सारे के सारी चीज़ें आपको लो पे टेस्ट होती हुई दिखेंगी। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब बैंक निफ्टी ढूंढ लेंगे फिर दिखा देंगे आपको। तो बाजार में गिरावट और गहरा गई है, और निफ्टी बैंक 961 अंक नीचे। अब संघर्ष ये हो रहा कि 50,500 बचेगा या नहीं बचेगा। 2% के आसपास की गिरावट हो गई है निफ्टी बैंक में। निफ्टी के मुकाबले ज्यादा चला कम था, गिर ज्यादा रहा है, ये एक चिंता वाली बात है। और 24,835 के आसपास है निफ्टी, यानी कि अपने हाई से अब 500 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। 300 अंकों की भारी भरकम गिरावट
निफ्टी के 50 में से इस वक्त 44 शेयर कमजोर है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 में से 11 शेयर कमजोर हैं। सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर आज आपको ऊपर दिखेगा। तो बाजार के लिए ऐसी कौन सी चिंता अचानक से एकाएक आ गई, क्यों बाजार में घबराहट है, इसको जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद दुबे हैं रिसर्च टीम से और हमारे रिपोर्टर अंकुर मिश्रा भी हैं, जिनके पास एक बड़ी खबर है एफपीआईज को लेकर। पहले हम चलेंगे शरद के पास। शरद, आप बताइए, ये जो गिरावट आ रही है, देखिए आज अमेरिका में जो आंकड़े आने वाले हैं इसकी तो सबको पता था ही, उतना तो अमेरिका कल नहीं गिरा। हालांकि फ्यूचर्स में कमजोरी जरूर है, शुक्रवार का दिन भी है। आप ये बताइए कि किसके चलते सेंटिमेंट खराब हो रहा आज? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि एक पॉइंट तो आपने कह ही दिया कि जो अमेरिका के आज शाम को नॉन फार्म पेरोल है उसके आंकड़े आने वाले हैं। लेकिन अभिषेक, तीन और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला ऑफकोर्स जो एफपीआई डिस्क्लोजर के जो नियम पालन का आज आखिरी दिन है, और इसके अलावा एफएनओ में भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं थोड़े सख्त नियम की तैयारी कर रही है सेबी, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और याद रखिए 14 दिन से बाजार जो है लगातार तेज़ी के जो था मूड में था, और आपने देखा कि अब रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। तो एक नहीं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिसके कारण बाजार में आज करेक्शन देखने मिल रहा है। इसके अलावा यूएस फेड के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो दर घटाने हैं या नहीं घटाने हैं, इस पे सवाल उठ रहा है। 17 से 18 सितंबर तक एफओएमसी की जो है इम्पॉर्टेंट बैठक रहने वाली है। 18 सितंबर को ये फैसला आएगा। अब ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस लगातार जो दो खराब आर्थिक आंकड़ों से क्या है रहती मंदी, यानी कि रिसेशन आने के जो है थोड़ी सी आशंका आ रही है। और याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्राइवेट पेरोल के आंकड़े आएंगे उससे भी निराशाजनक जो है ओवरऑल यूएस की डेटा आ रही है। ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर अब चिंता हो गई है। पहले यही 2 हफ्ते पहले जो था एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट ब्याज दर कटने वाली है सितंबर के महीने में, वो भी 20 पॉइंट से ज़्यादा एनालिस्ट का मानना था। लेकिन अब जो है 3-4 गलत मैक्रो डेटा के हिसाब से जो है ग्लोबली थोड़ी सी फियर आ गई और 2-3 दिन में करेक्शन देखने मिल रहा है। बाज़ार को लेके भारत का भी मैं कहानी बता देता हूँ। बाज़ार को जो सेबी की सख्त की चिंता है वो भी बाज़ार को लिए है, और एफएनओ ट्रेड में जो रिटेल निवेशक के लिए उनके लिए सख्त नियम आ सकते हैं और ये मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव जो है सेबी ला सकती है। ये रिपोर्ट्स ही है अभी, बट ओवरऑल रिटेल की पार्टिसिपेशन कम करने पे जो है ये नए आ सकते हैं रूल्स, और ये मार्जिन रूल्स के जो प्रस्ताव है इसकी समीक्षा जो है सेबी कर सकती है। और याद रखिए इंट्राडे ट्रेड पोजीशन को भी मॉनिटर किया जाएगा रिटेल पर्सपेक्टिव से। तो ये 2 अहम जो है प्रैक्टिकल ट्रिगर्स है ग्लोबल और डोमेस्टिक, जिसके कारण जो है बाजार थोड़ा सा शेकी हो रहा है और आज मुनाफा वसूली देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये शरद ने बता दिया कि बाजार के लिए चिंताएं क्या हैं। आज आप देखिए एसबीआई का जो शेयर है ना 4.5%, 5% के आसपास की गिरावट आज इसमें हो गई है। निफ्टी का ये टॉप लूजर भी है। तो सेबी की सख्ती की चिंता भी है, लेकिन एक जो टेंशन है वो है एफपीआईज के डिस्क्लोजर को लेकर। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या टेंशन है बाजार को? यह सूत्र में यही बता रहे हैं कि एफपीआईज के जो नियम हैं और उनका जो इम्पैक्ट है जो फंड्स पे वो काफ़ी मिनिमल होने वाला है। 9 सितंबर की डेडलाइन की बात करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सेबी ने बोला था कि आपको 28 फरवरी तक अपने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की डिटेल्स देने होंगे। मतलब कि यदि आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है अगर 50% से ज़्यादा है एक ही ग्रुप में, या फिर 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एयूएम में आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको ये ग्रैनुअल डिटेल्स जो हैं वो सेबी को देनी पड़ेंगी। अब इस जब नियम निकाले गए थे उसके बाद काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ने बोला कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एग्जेम्पशंस मिलनी चाहिए। तो सेबी ने एक एक करके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की और उसके बाद कुछ एग्जेम्पशंस निकाले। तो हमें जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो लार्ज एफपीआईज हैं उन्होंने इधर कंप्लाई कर लिया है, या फिर जो एग्जेम्पशंस हैं उसके लिए उन्होंने जो एप्लीकेशन है वो सेबी को दे दी है। साथ ही अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये मिनिमल इसलिए है कि यहाँ पर 5% पेनल्टी देके इसके बाद भी 6 महीने और हैं 9 सितंबर के बाद जो लाइसेंस है अपने उसको बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है इसकी वजह से कोई पैनिक सेलिंग हो जाएगी। इनफैक्ट उन नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए वो जो एग्जेम्पशंस हैं जिनको अप्लाई किया उस वजह से कुछ जो फंड्स हैं वो खरीदारी कर सकते हैं। तो सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो इन एफपीआई ओनरशिप नॉर्म्स की डिटेल्स जिनको देनी है वो या तो दे दिए गए हैं और इसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है।
ठीक है, तो अंकुर तो ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये है कि सोमवार को अगर आप पोजीशन ये एफपीआईज काटते हैं, अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो 5% का जुर्माना देना होगा। 25,000 करोड़ से ज़्यादा के एयूएम पर डिस्क्लोजर ये ज़रूरी है। तो कह सकते हैं ना कि ग्लोबल हैंगओवर भी है, कुछ कुछ एफपीआईज को लेकर खबरें हैं, जियोपॉलिटिक्स भी अपनी रोल प्ले कर रहा है, सेबी की तरफ से रूल की टाइटनिंग की बात हो रही है। तो ये मिला जुला रिकॉर्ड ऊंचाई से फिर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार बियर की गिरफ्त में आज आता हुआ दिखा है, क्योंकि 900 अंकों से ज़्यादा गिरावट है निफ्टी बैंक में। राजेश जी, ये जो बैंकिंग स्टॉक आज टूटे हैं, आईसीसी बैंक में भी हम देखा कि ये 1250 रुपये के आसपास ये पहुंच गया था, 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। बाकी प्राइवेट बैंक भी प्रेशर में आ रहे हैं। एसबीआई के लिए तो रीज़न है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसको लेकर थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, वो हैंगओवर है। आप ज़रा ये आईसीसी बैंक को लेकर व्यू दीजिए, क्या इसको कॉन्ट्रा बाई करेंगे या फिर अभी भी इसको किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो पोजीशन बने रहे वो? तो देखिए, हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं जनरली बैंकिंग, एंड जब भी हम देखा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल मार्केट का माहौल थोड़ा बिगड़ता है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले हिट लेते हैं, और वही हमने देखा कि हमारे मार्केट में भी वही होते हुए दिखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक डीप कट देखने को मिला। बैंक निफ्टी उसके चलते काफी तेजी से फिसलते हुए दिखा है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई बैंक का अगर स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है। नियर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। अगर मैं बाकी बैंकों की कंपेयर में तुलना करूं तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी कंफर्टेबल है। हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट में ये सप्लाई प्रेशर जो बना है कहीं स्टेबलाइज होगा तो आईसीआईसीआई बैंक में वापस से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, और आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट ऑलरेडी ऊपर में किया है उनके लिए एक बार यहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब ये एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये फर्दर 1200 तोड़ेगा तो ये 1180 1170 की तरफ फिसलेगा। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट में अगले हफ्ते की शुरुआत से अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है तो आईसीआईसीआई बैंक में पुल बैक के चांसेस भी बनते हैं। तो शॉर्ट फ्रेश तो नहीं करने की एडवाइस देंगे इस लेवल पे, लेकिन जिनके पास शॉर्ट है ऑलरेडी उनके लिए या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1230 का रख ले या थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट इस जगह पे बुक करें। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हैं तो। कंडीशन अप्लाई। 1200 रुपए के आसपास फिर से ये शेयर आकर कारोबार कर रहा है। तेजस, बड़े शेयरों में एक बार जरा रिलायंस पर व्यू दीजिए। 2 दिन में 100 रुपए ये शेयर गिर गया। कहाँ ये 3000 रुपए के ऊपर था, 3050 के आसपास, अब ये 2927 रुपए का भाव फिलहाल है। खराब खबर तो कोई रिलायंस के लिए आई नहीं। देखिए, बोनस वाली खबर थी, वो सपोर्टिव ही है, और एजीएम के जो भी ऐलान थे वो ठीक ठाक ही थे, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज नहीं थी। रिलायंस में क्या करेंगे? आपको स्ट्रक्चर और खराब होता हुआ दिख रहा है या फिर अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है फिर से खरीदारी करने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से रिलायंस एक दिग्गज शेयर है और इसमें अच्छी खासी गिरावट हमने ऑलरेडी देख ली है। पिछले 2 दिन में देखेंगे तो मेरे हिसाब से स्टॉक ऊपरी स्तरों से 4% गिर गया है। अभी धीरे धीरे वो सपोर्ट के करीबन आ रहा है। इसमें जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 2890 का है, और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2850 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड है, मे बी 1 और 2% और एक फॉल आ सकता है। बट मेरे को लग रहा है कि 2850 का स्तर टूटेगा नहीं, और वो लेवल या तो उसके आजू बाजू से खरीदारी आ सकती है। रिलायंस को लेकर ये व्यू। डाउ फ्यूचर अभी भी 150 अंक ही नीचे है, मतलब उसमें कोई बहुत रिकवरी वाले साइन तो खैर दिख ही नहीं रहे हैं। और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें, वहाँ पर गिरावट ज़्यादा है। मतलब अगर आप डाउ फ्यूचर से प्रतिशत के लिहाज से अगर आप तुलना करेंगे ना, तो करीब करीब 4 गुना गिरावट आपको दिखेगी। 224 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर कारोबार कर रहा है। 1% से ज़्यादा की कमजोरी वहाँ पर है। लेकिन चलिए, एक ऑप्शन का आपको बढ़िया ट्रेड बताते हैं इस कमजोर बाजार में भी। हमारे साथ हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार का मूड कमजोर है, बताइए, मदद कीजिए। ऑप्शन में कमाई करवाइए सर। शुक्रिया अभिषेक। तो देखिए अभिषेक, जिस तरीके से आज हमने देखा कि मार्केट में डिक्लाइन तो आया और सस्टेन हो रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप 20 EMA के नीचे आज क्लोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग एक्शन हो सकती है।
और बैंकिंग जो कि एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है डिक्लाइनिंग साइड पे, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। तो एक्सिस बैंक जिसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था पॉजिटिव साइड पे, एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो 1160 वाली पोर्ट जो करीब 22-23 के पास से ट्रेड कर रही है, इसको आप 18 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं, ऊपर पे करीब 39 तक के टारगेट्स के लिए। देखो बैंकिंग सारे टूटे, उसके बाद आपके पुट आना भी शुरू हो गए। ये कल तक पुट नहीं आती थी बैंकिंग में से, ना किसी बैंक काउंटर्स पे आती थी, लेकिन आज देखो बैंक की हीरो भी बनना था और बैंक को ही जीरो बनना था। अगर बैंक की 51,500 3 बार मौका मिला, एक बार उसको गैप, उसने क्लोजिंग दिखाई, एक बार उसको गैप मिला और सेकंड टाइम उसको फिर से गैप मिला, लेकिन वो तीनों बार फेल हो गया। अगर आप 3 बार फेल हो गए तो उसके बाद पनिशमेंट मिलना तय है, और आज वो बैंक निफ्टी को मिली, बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट से मिली। एक और चीज़ में वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मिनट के लिए जरा एक्सिस बैंक का भी ईयरली चार्ट, ये भी नहीं रखना, ये वापस दिखाऊंगा आपको मैं। 1 मिनट के लिए जरा एक्सिस बैंक को 1 महीने का चार्ट दिखाओ और HDFC बैंक का 1 महीने का चार्ट दिखाओ। प्रोड्यूसर साहब 1 मंथ चार्ट HDFC बैंक, HDFC के साथ एक्सिस बैंक, ये 1 मंथ का एक्सिस बैंक है, 22 रुपये की बढ़त है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो 2% है। दिखाओ HDFC बैंक, 12 रुपये की बढ़त है। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की जो वेटेज है उन दोनों में मेजर फ़र्क है। तो जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उसने अपना स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक किया, वो है 1600 का, लेकिन जो लूज कंटेंडर है वो आ रहा है नीचे, दोनों डेज लो पे होंगे, वो आ रहा है अब थोड़ा नीचे। तो जो वीक कंटेंडर है उसी पे ही पुट लेनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उस पर पुट नहीं लेनी चाहिए। ठीक, तो अब आप जरा वोबली पुट वाली प्लेट वापस से दिखाओ। तो ये ऑप्शंस का पहला रूल होता है कि एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ो और जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है उसकी पुट पकड़ो। तो एक्सिस बैंक की प्रोबेबिलिटी हाई है एज कंपेयर टू HDFC, ICICI, इंडस या कोटक, तो इसकी पुट को पकड़ने की बात है। 25 रुपये में आपको लेनी है, 18 रुपये का स्टॉप है, 39 का टारगेट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटेड है, 1:2 की रेशियो बनता है, इसलिए 4000 8000 मोटा मोटी ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच अजीत सर, ये ऑप्शंस का ट्रेड है। अच्छा एक और बात, काफ़ी सारे लोगों के मन में ना बार बार ये बात आती होगी कि हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हमसे कमाया नहीं जाता शॉर्ट करके, या शॉर्ट हमको फलता नहीं है, उनकी बात ही अलग है। वो अभी मार्केट का थोड़ा सेटल हो जाने दें, उसके बाद बाइंग ऑन डिप्स करने का मार्केट आएगा। अगर आपको शॉर्ट नहीं करना, भले आप मत करो, आपको ऐसा लगता है कि हम फ्यूरियस बुल रन के अंदर हैं, ये छोटी मोटी गिरावट हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करेगी, 100% ओके हो आप, लेकिन फिर आप शॉर्ट मत करो, आप पुल बैक के वेट करो थोड़ा। अभी ये थोड़ा सेटल नहीं हुआ, आज फर्स्ट डे जब मार्केट को नुकसान थोड़ा इस तरह से सीवियर पहुंचा है। 900 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी देश इसमें बैंक निफ्टी में काम हो रहा है। एक शेयर मैं आपसे हमने और भी रखता हूँ, सिर्फ अडानी ग्रुप के नहीं, अब अंबानी ग्रुप के नहीं, अडानी ग्रुप में अगर आप चेक करेंगे ना तो गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है मेरे को। मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, चलो आपको, जब आपको 200, 250, 300 पॉइंट का निफ्टी और करीब 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी दिख रहा हो, अडानी से सारे शेयर फायर करो स्क्रीन पर आप। अडानी एंटरप्राइजेस सिर्फ 1.5%, अडानी पोर्ट सिर्फ 1.5%, अंबुजा सिर्फ 1.5%, अडानी विल्मर सिर्फ 1%, ACC तो बाकायदा हरे निशान में है। ठीक, अडानी ग्रीन सिर्फ 1.5% जो सबसे ज़्यादा टूटता है, अडानी पावर सिर्फ 1.25%। कोई भी एक सिंगल शेयर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को छोड़ के आपको 2% से ज़्यादा की कट को नहीं दिखेगा। तेजस शाह, एक बार ज़रा आप चेक करेंगे अडानी सेट ऑफ शेयर्स को, इसमें कहीं भी कोई भी शेयर में बॉटम या गिरावट रुकती हुई दिखती है तो बता दो, इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। देखिए अदानी पावर का जो स्टॉक है वो करीबन अपने जो रीसेंट स्विंग आई है 620 और 628 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक ने लगातार 2 बार ये लेवल से रिकवरी दिखाई है। 12 अगस्त को 620 का लो बनाया था और रिसेंटली भी अगर हम देखेंगे तो 2 सितंबर को भी 628 के लेवल से स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी बनाई थी और वो उस दिन स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया था जो एक रिवर्सल पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस में। तो मेरे हिसाब से अदानी पावर में एक अच्छा खासा सपोर्ट के करीबन है। अगर 620 का लेवल टूटता नहीं है तो मुझे लग रहा है अडानी पावर में थोड़ी सी एक पुल बैक रैली जैसी आ सकती है जिसमें स्टॉक 660 तक भी जा सकता है।
300 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी है। इंडिया विक्स एक बार वापस से दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं, 6.5% ऊपर है। सिलेक्टिव रहिएगा, फिर से बोलता हूँ। एक और बात, जहाँ पे लॉन्ग है वहाँ पे अनवाइंडिंग के शेयर्स भी जरा आपको चेक कराता हूँ। चलो आइडिया तो है ही अनवाइंडिंग का प्रेशर, इसके अलावा जहाँ पे सीवियर अनवाइंडिंग हुई है ना आज, वो हुई है बंधन बैंक में। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाते जाओ प्रोड्यूसर साहब, जो शेयर मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे फटाफट फायर करते जाना। 2-4 शेयर हैं। एक बंधन बैंक दिखाना, डेज लो टेस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है। आज ओआई और प्राइस दोनों गए। बायोकॉन, ओआई और प्राइस दोनों गए। जो 2-3 दिन की मेहनत की हुई थी बायोकॉन की, वो थोड़ी ख़राब हो रही है। और शेयर आपको दिखाता हूँ मैं। आइडिया का तो छोड़ दो, आइडिया का तो खैर बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज आज। इसके अलावा बंधन हो गया, बायोकॉन। एक चंबल फर्टिलाइज़र दिखाओ, चंबल फर्टिलाइज़र्स भी 5% फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखा सकते हो ना, वो भी दिखाना। हाँ, ज़रा स्पीड से अगर दिखा पाओ तो। चंबल फर्टिलाइज़र्स भी आज ही दिन भर से इसको उभरने नहीं देगा, और ना ही हो सकता है अगले दिन भी उभरने दे। एक शेयर में चलो और आपको बताता हूँ इसी तरह से, वो है बलरामपुर चीनी। ये भी कुछ ऐसे ही है। आप देख रहे होंगे नीचे माइनस और ऊपर भी माइनस है। जहाँ नीचे माइनस ऊपर माइनस है, अनवाइंडिंग है। डेरिवेटिव्स में ये कहा जाता है अनवाइंडिंग खतरनाक होती है। अनवाइंडिंग वाले शेयर्स के अंदर क्या हो कि लॉन्ग की पोजीशन डिलीवरी बेस भी सेल हो रहा होता है। एक काम करते हैं, इनमें से 1-2 शेयर जरा चेक करवा लेते हैं। बंधन बैंक चेक करना, मोला ठावले आप। बंधन बैंक की प्रॉब्लम जो आज आई है, ये थोड़ी ज़्यादा सीवियर लग रही है आपको? जरा चार्ट भी देख लेना, डेरिवेटिव डाटा हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जी, आई थिंक दोनों साइड्स के मोमेंटम स्टॉक में हो रहे थे। एक प्रॉब्लम ये था कि स्टॉक मार्केट जब चल रहा था तो ये इतना कंट्रीब्यूट हो भी नहीं रहा था, और रिवर्स होने के टाइम में ये अच्छा खासा रिवर्स हो रहा है। और अगर हम डेली फॉर्मेशन देखते हैं तो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स पे, और उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है, बेरिश कैंडल हुआ है। मुझे लगता है ओवरऑल टेक्सचर अभी भी वीक ही है। फ्रेश अप ट्रेंड जब तक 205 के ऊपर स्टॉक जाएगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा रिवर्सल स्टॉक में आ सकता है। ऑन द फ्लिप साइड एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में दिख रहा है 190 191 के आसपास, वहीं पे लास्ट सपोर्ट लिया था। आई थिंक 190 तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। फर्दर डाउन साइड भी पॉसिबल है, जो 187 185 तक भी स्टॉक करेक्ट होने के चांसेस फिलहाल डेली और वीकली चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। बंधन पे रिकमेंडेशन है, और जो भी रिकमेंडेशन आपको मिल रही है ना, कोशिश कर रहे हैं उस पर हम स्टैंपिंग करते जा रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा स्टैंप करते जाना। बाय की, सेल की, अवॉइड की, बाइंग ऑन डिप्स की, सेल ऑन राइस की, सबकी स्टैंप बनी हुई है। लिखतम और वक्तम दोनों काम होने चाहिए। कई बार क्या होता है, स्क्रीन पे हम नहीं सुन रहे होते हैं, हम इधर उधर होते हैं, दाएं बाएं हमको नहीं पता। बंधन बैंक देख तो लिया, करना क्या है, सुन के भी अनसुना हो जाता है। तो अगर आपकी स्टैंपिंग आ जाएगी तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है जी। तो अभी सेल, फिलहाल सेल। और अगर लेवल्स आपको याद रहें तो हमने एक और स्टैंप भी आपको दी हुई है जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट डला हुआ है। वो सब भी डालते जाओ। कोशिश मैं भी करूंगा कि एक पेपर पे लिखता जाऊं, ताकि अगर आपसे कहीं मिस हो जाए तो मैं ही आपको बता दूं। कुल मिला के जो भी व्यूअर है उसको ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े, क्लियर विजन मिले, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें मिले, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी सपाट बात कि हाँ जी कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या करना है। जब आप इस शो को पूरा देख के जाएं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या देखा, मेरी शीट में से क्या निकल रहा है, और मेरे को क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना। ठीक, आगे बढ़े। अब जरा मैं शॉर्ट्स के शेयर आपको चेक करवाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ये भी जरा फायर करते रहना। राजेश सर आपके पास आता हूँ। शेयर जो फायर करना, हाँ, GMR इंफ्रा 5% ऊपर, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। 6% OI एडिशन है इसके अंदर भी। आज ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई। इंडस टावर एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है। कैनरा बैंक एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है। SBI सुपर एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है। SBI चेक करो सर। राजेश सर ये आपके लायक शेयर। SBI जरा देख के बताओ सर। तो देखिए, बैंकिंग स्टॉक ने तो एक अच्छा बड़ा नॉक आज ऑलरेडी लिया, और एसबीआई 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे विथ वॉल्यूम फिसलते हुए दिख रहा है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे क्लियरली देयर दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई का ये 800 के नीचे फिसलना एक काफी नेगेटिव साइन है, और हो सकता है कि अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल नहीं होते तो एसबीआई में ये फर्दर सप्लाई प्रेशर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे ग्लोबल मार्केट के में अगर वॉलेटिलिटी होती है तो बैंकिंग सेक्टर जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन देता है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि 800 के नीचे अगर ये रहा तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 760 755 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो जिनके पास अगर ऑलरेडी शॉर्ट किया है तो 800 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें। कोई रिस्क ट्रैकर ट्रेडर है तो 800 के स्टॉप लॉस से यहाँ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 760 755 के टारगेट के लिए।
एक दो शेयर जरा मैं और आपको पता कराता हूँ इस तरह की शीट्स के अंदर, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे और मैं भी आपको उन्हीं शेयर्स के बारे में सिर्फ बात करूँगा। इंडस टावर एक बार लेके आना। तेजस भाई एक बार ज़रा इंडस टावर चेक करो, तो आज इसमें भी प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको शॉर्ट वाले से सामने रख रहा हूँ ना, इंडस टावर, ये 7% और ऊपर 4% माइनस है। शॉर्टिंग वाले कैंडिडेट में ही अपॉर्चुनिटी आपको पुल बैक की भी मिलेगी, तो आप इन शेयर को ना गोला कर दो, मार्क कर लो। जैसे मैं अभी SBI को देख रहा था, अभी सर ने आपको बताया कि 800 के नीचे गया, लेकिन मैंने इसका RSI डाइवर्जेंस चेक किया तो मेरे को लगा कि एक बॉटम भी बन सकता है, तो आप इसको गोला मार्क कर दो कि आज तो शुक्रवार है छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सोमवार को आते ही पहले SBI को ओपन करके देखूंगा, क्योंकि इसके अंदर एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई थी। अगर कवरिंग आएगी तो आपको ट्रेड बनेगा, कवरिंग नहीं आएगी तो छोड़ देना, तो आपका काम नहीं है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना। पहले कवरिंग आए तो इसलिए नोटिस करना। इंडस टावर में भी यही हो रहा है, एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है, हो सकता है नेक्स्ट डे कवरिंग आए, तो जरा चेक करवा लेता हूँ कि नियर बाई की सपोर्ट कहाँ है। 424 के आसपास चल रहा है, प्रीमियम ऑलमोस्ट फ्लैट है। तेजस भाई एक बार जरा देख के बताओ इंडस टावर। इंडस टावर की हम बात करें तो स्टॉक ने एक डबल टॉप बना के थोड़ा फॉल दिखाया है, बट आज के सत्र में देखेंगे तो नीचे से एक अच्छी खासी कवरिंग आई है। जो इसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीबन 413 के करीबन है, तो 413 का जो लेवल है एक अहम लेवल रहेगा। जब तक ये टूटेगा नहीं, मुझे यहाँ से कोई भारी गिरावट नहीं लग रही है और थोड़ी सी हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है। तो 413 एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर टूटता है तो हम वीकनेस कंटिन्यू देखेंगे, अगर नहीं टूटता है तो फिर यहाँ से एक माइनर पुल बैक रैली आ सकती है इंडस टावर में। एक शेयर और दिखाता हूँ जो आज अच्छे से टूटा है और काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में होगा। पहले शेयर पोर्टफोलियो में कोई रखना नहीं चाहता था, फिर बाद में होड़ लगी उसको रखने की। उस शेयर का नाम है BHEL, भेल का शेयर दिखाना। पहले कोई रखना नहीं चाहता था, एक ज़माना ऐसा था जब ये शेयर हिलता नहीं था, साल के साल निकल जाते थे, शेयर के अंदर मूवमेंट नहीं आता था। फिर एक ऐसा टाइम भी आया इस फेज़ के अंदर जब डोमेस्टिक कंपनीज़ को बढ़ावा दिया गया, डिफेंस के अंदर, पावर के अंदर, ये दोनों का ही प्रोडक्ट करती थी और दोनों का ऐसा हुआ कि इसकी बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली। आज ये शेयर 8% OI एडिशन के साथ करीब 4% टूटा है। ये उस जगह से टूटा है जहाँ से इसका ब्रेकआउट एक्चुअली में होना था वापस से। तो एक बार ये पता कर लेते हैं। सर मैंने ना डेली चार्ट लगा रखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं पाऊँगा इस समय, थोड़ा सिस्टम मेरा एरर चल रहा है। डेली चार्ट राजेश सर मैंने इसके लगाए हुए हैं। मेरे को 252 के आसपास इसका एक सपोर्ट लगता है। सर ज़रा देख के बताइए कि मैं ठीक कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर 250 के आसपास का एक सपोर्ट है डेली चार्ट पर, तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करता, और ये सपोर्ट कितना वैलिड है ये भी चेक करके बताना। मेरे को शॉर्ट करने में दिलचस्पी नहीं है। जी काफी बड़े करेक्शन स्टॉक ने पिछले 2 महीनों में देख लिया ऑलरेडी। ये करंट मंथ में ही अगर हम देखें तो 9-10% का करेक्शन तो ऑलरेडी हो गया है। तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा कट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। काफी शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी पाइल्ड अप है, और हमें लगता है जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे एक शॉर्ट ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पे दिख रही है, हमें लगता है कि अगर ये 250-52 के आसपास अगर ये होल्ड आउट करता है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक के चांस भी बनते हैं। स्टॉक में एक बड़ा जो कट बना था उसके आसपास ही वहीं से बॉटम बना के स्टॉक ने काफी बड़ी रिकवरी भी दी थी पिछले कुछ महीनों पहले। तो हमें लगता है कि 250-52 के आसपास अगर ये आता है तो वहां एक बार रिव्यू करना चाहिए। वो एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से हो सकता है कि स्टॉक एक पुलबैक का ट्रेड बनाए। तो अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसे आपको एक गिरावट में बाय करना है, जो कि मार्केट के करेक्शन के साथ या मार्केट के करेक्शन से ज्यादा करेक्ट हुआ ये स्टॉक, तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो हमें लगता है कि 250 के आसपास इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, और वो लेवल होल्ड आउट होते तो वहां से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिखेगा, और वहां एक छोटे स्टॉप लॉस से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। BHEL को लेकर ये व्यू, बाजार बंद होने में 4 मिनट के आसपास समय रह गया है और ट्रेड लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि जहां जहां मूवमेंट दिख रहा है एक बार उसको नोटिस करवा देते हैं। गोल्डमैन सैक्स की ना 3 रिपोर्ट्स आई और तीनों का ही आज बाजार में बड़ा ही ज़बरदस्त एक्शन हमने देखा। शेयरों की बात कर लें तो SBI को डाउनग्रेड किया, SBI का शेयर हो गया 4.5% नीचे। वायदा निफ्टी का सबसे गिरने वाला शेयर, वायदा में वोडाफोन आइडिया को इन्होंने ₹2.5 का टारगेट दिया और जो सेल की जो रिकमेंडेशन है उसको बरकरार रखा। 11.5% वोडाफोन आइडिया टूट गया है, ₹14 के भी नीचे जाकर अब ये देखिए 13.5 के भी नीचे इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया कारोबार कर रहा है। एक शेयर को इन्होंने अपग्रेड किया, डबल अपग्रेड किया, बल्कि SBI कार्ड्स को 4% के आसपास की तेजी यहां पर है। वोडाफोन आइडिया के बारे में सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे।
तो उस वक्त शेयर इतना नहीं गिरा था। फिर भी अंशुल जैन हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ये 10.5 रुपए तक भी गिर सकता है। तेजस, आप अग्री कर सकते हैं? जिन्होंने मान लीजिए शॉर्ट किया है वोडाफोन आइडिया में, क्या वो सौदे अपने लेकर जाएं? देखो, वोडाफोन आइडिया में आज अच्छी खासी गिरावट हो गई और उसकी जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी ब्रेक हो गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर शॉर्ट है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, या तो कोई एक पुल बैक रैली आती है तो फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में इसका जो 4 जून को जो लो बना था करीबन 12 रुपए के करीबन, वहां तक स्टॉक आ सकता है स्पॉट में। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू। राजेश जी, क्विकली आपसे एक आंसर चाहेंगे मैरिको के शेयर को लेकर, क्योंकि देखिए बाजार कमजोर जरूर है लेकिन मैरिको ने अपने स्ट्रेंथ को आज गंवाई नहीं है, और हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे थोड़ा जरूर आया है। हम पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 690 रुपए के आसपास का इसका भाव गया था, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर से चल रहा है। मैरिको में तेजी में बने रहें और इसके लिए टारगेट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैरिको में आज का जो कैंडल बना है, जरूर स्टॉक ने 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिखा है। करेक्शन के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बने हैं। इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में हमने देखा है एफएमसीजी सेक्टर की तरफ जरूर एक रुझान बायर्स का बनते हुए दिखता है। तो मैरिको को यस कैरी किया जा सकता है। स्टॉक में हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। एफएमसीजी सेक्टर में एक मोमेंटम जरूर देखने को मिला है सिलेक्टेड स्टॉक्स में। तो मैरिको उसमें एक स्टॉक है। यहाँ पे 662 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। हो सकता है ये स्टॉक 678 682 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, डन। तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 से सवा मिनट रह गया और ये हफ्ते की क्लोजिंग भी है। 2 दिन आप एंजॉय कीजिएगा। कल तो गणपति भी हैं, आपके सबके घर में गणपति होंगे भी। कई लोग बहुत भव्यता के साथ मनाते हैं, तो उन सबको हमारी तरफ से फिर से शुभकामनाएं। आज बाज़ार का दिन अच्छा नहीं रहा, मैं बोलूँगा। आज सुबह वाला जो डाटा है उसको कहीं ऐसा भनक नहीं था किसी को भी कि आज मार्केट इस तरह से डैमेज करेगा। जो डैमेज हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, यानी कि एक दिन में 850 पॉइंट 900 पॉइंट क्या इसी चीज़ पे लिए कि हाँ भी ठीक है रेगुलेशंस थोड़ा बढ़ रहा है। ये रेगुलेशन की खबर रातों रात नहीं आती, ये सिस्टम में प्रिवेल करती है। ये खबर ऐसा ना कोई मौका ना कोई दस्तूर वाला मामला है कि हाँ बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट में वापस से नोटिस हुए और उसकी वजह से प्रेशर मार्केट के अंदर आया। 700 एडवांसेस हैं और करीब 1800 डिक्लाइंस हैं। तो रेशो इस पूरे हफ्ते के अंदर ये चौथी बार है जो डिस्टर्ब होकर मिली है। कल रेशो ठीक थी, कल 1400-1200 थे, लेकिन आज 700-1800 हैं। तो रेशो फिर डिस्टर्ब होकर मिली है। लेवल्स में 3 चरण में स्टॉप लॉस थे, 25,200, 25,000, 24,800। 2 चरण के स्टॉप लॉस एक दिन में चले गए और तीसरे चरण का स्टॉप लॉस यानी कि 24,800 ये रुका हुआ है, ये निफ्टी ने नहीं तोड़ा। बैंक निफ्टी में 50,51,000, 50,800 और 50,50 यानी कि 50,500 के लेवल्स थे। बाजार ने 2 लेवल एक झटके में तोड़ दिए और आज की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के हिसाब से 50,500 वाले लेवल्स को सिर्फ बचा के की। कुल मिला के हम उस रेंज के एक्सट्रीम एंड पे आ गए हैं जिस एक्सट्रीम एंड की हम बात बोलते थे, यानी कि 24,800 से 25,500 और 50,50 से 51,50, यानी कि पूरा 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का रेंज था। उसमें से 950 पॉइंट आज हमने एक दिन में खोए हैं। तो ये आज का दिन एथिकली मार्केट के लिए ठीक नहीं है। ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ अगर आया तो आपको और डैमेज करेगा। हालांकि इंडिया विक्स 6% ऊपर आके .15 के आसपास ही बंद कर रहा है, ये पॉइंट भी एक ध्यान देने वाली बात है। ज़्यादा बोलने का इस समय है नहीं मार्केट में, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं इस समय उसमें कुछ ग्लोबल, कुछ डोमेस्टिक, कुछ रेगुलेशंस, सब चीज़ का मिला जुला रूप है जो बाज़ार के अंदर आज नोटिस हो रहा है। लेकिन एक थीम मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छे से क्लोज करवा के गई है, वो है क्रूड वाली थीम। मैं आज भी चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले कि क्रूड से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर आज फिर से अच्छे बंद हुए हैं। तो वो चेक करेंगे नेक्स्ट वीक भी, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक में। फिलहाल मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला हफ्ता काफ़ी अच्छे से आप एंजॉय कीजिएगा। मेहमानों को भी हम अलविदा कह देते हैं, उनसे एक डिस्क्लोजर भी ले लेते हैं। राजेश सर, चलते चलते आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर। जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उसमें मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स की जरूर पोजीशन है, क्योंकि ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। ठीक है, तेजस शाह आपकी तरफ से।
किए हो सकते हैं। सर अनम्यूट कर दीजिए तभी आवाज़ आएगी। वापस से बोलिए एक बार डिस्क्लोजर। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है। अमोल सर आपकी तरफ से। जी ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ इन डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए हुए। ठीक है, तो जब भी अमोल सर का डिस्क्लोजर आया तो आप एक सेव करके रखा करो प्रोड्यूसर साहब, और उसी समय चला दिया करो जो अमोल सर ने अपने चैनल को भेजा हुआ है। हालांकि भी हम कॉमन डिस्क्लोजर चला देते हैं, बट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो अमोल जी ने भेजा है वो आप ज़रूर चला दिया कीजिएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड और गणपति बप्पा का उत्सव धूमधाम से मनाइए। ये तो बाज़ार के अंदर चलता रहेगा, कभी उतार तो कभी चढ़ा। नमस्कार।